हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है जीएस का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन, जनरल साइंस का सेशन है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं सेशन को फटाफट शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो दोस्त, डायलिसिस संबंधित है किडनी से। आप ध्यान रखिएगा, डायलिसिस किससे संबंधित है? यह है किडनी से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? किडनी। क्योंकि दोस्त डायलिसिस के माध्यम से, जो डायलिसिस होते हैं इसके माध्यम से जो गुर्दे होते हैं उसका क्या होता है? शुद्धिकरण किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, डायलिसिस जो होते हैं इसके माध्यम से क्या होता है? जो गुर्दे होते हैं, जो रक्त होते हैं, इसका शुद्धिकरण जो किया जाता है डायलिसिस के माध्यम से ही किया जाता है। तो डायलिसिस किससे संबंधित है दोस्त? यह है किडनी से। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो दोस्त, फाइलेरिया जो होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है नेमाटोड के कारण। आप ध्यान रखिएगा, नेमाटोड जो संघ है, फाइलम है, उसके अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया किसके कारण होता है? ये होता है नेमाटोड के कारण। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नेमाटोड। जैसा कि अब क्या होता है फिलेरिया में पैर वगैरह क्या होता है? पूरी तरह से फूल जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया किसके कारण होता है? ये होता है नेमाटोड के कारण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। पीलिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्त, पीलिया रोग है ये किसे प्रभावित करता है? तो ये करता है लीवर, जो आपका यकृत है उसे प्रभावित करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पीलिया रोग है ये किसको प्रभावित करता है? ये करता है लीवर को। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लीवर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, इस सिद्धांत को जो प्रस्तुत किए थे किसने किया दोस्त? कोपरनिकस। आप ध्यान रखिएगा, जो कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। जैसा कि जो लोगों का मानना था, पहले लोगों को मानना था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु ये जो सिद्धांत था ये पूरी तरह से गलत हुआ। बाद में कोपरनिकस ने ये सिद्धांत को सत्यापित किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? कोपरनिकस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया? तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार जो किया दोस्त, किसने किया दोस्त? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। आप ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम जो होते हैं इसका आविष्कार किसने किया था? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। इसका आंसर क्या है दोस्त? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 180 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच है इंग्लैंड में, वहीं से गुजरती है। तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया था? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो आप ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? यह है भौतिक परिवर्तन का। किसका दोस्त? भौतिक परिवर्तन। अब बात आई भौतिक परिवर्तन, तो ये क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, चेंज होता है कि यदि कोई पदार्थ यदि दूसरे अवस्था में चेंज हो जाए, यदि कोई पदार्थ दूसरी अवस्था में चेंज हो जाए तो फिर से अपने वो मूल अवस्था में आ सकता है। भौतिक परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ यदि अपना अवस्था से दूसरी अवस्था में चला भी जाए तो फिर बाद में क्या होगा? वो अपने मूल अवस्था में आ सकता है। जैसे कि पानी से क्या है? पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं और फिर क्या है? बर्फ़ से हम पानी में भी ढाल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? यह भौतिक परिवर्तन का। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भौतिक परिवर्तन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। सफ़ेद कोयला क्या होता है?
तो दोस्त सफ़ेद कोयला, व्हाइट जो कोयला होता है, ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आप ध्यान रखिएगा, सफ़ेद कोयला क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि कोयला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला दोस्त अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं कि जिसे एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः आप उसे प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। माफ कीजिएगा, कठिन। अनवीकरणीय संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? तो वैसे संसाधन जिसे यदि वो समाप्त हो जाए तो उसे दोबारा प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है, कि जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल इत्यादि क्या है? ये सभी जितने भी है अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप ध्यान रखिएगा, सफ़ेद कोयला क्या होता है? सफ़ेद कोयला ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। कांच को नीला रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कांच को, जो कांच होते हैं, इसे नीला रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्त? यह है कोबाल्ट ऑक्साइड। अब ध्यान रखिएगा, कांच को नीला रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। सफ़ेद थोथा क्या होता है? तो सफ़ेद थोथा ये होता है दोस्त जिंक सल्फेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरा थोथा, नीला थोथा, उसी तरह है सफ़ेद थोथा। तो सफ़ेद थोथा क्या होता है? जिंक सल्फेट। और हरा थोथा क्या होता है? हरा थोथा होता है फेरस सल्फेट। और नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है दोस्त? जो जिंक सल्फेट है इसका सूत्र होता है JnSO4। आप ध्यान रखिएगा, JnSO4 7H2O। तो आप ध्यान रखिएगा, सफ़ेद थोथा क्या होता है? जिंक सल्फेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व क्या होता है? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, आप ध्यान रखिएगा, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसका जो मूल तत्व होता है वो होता है कार्बन। यानी कार्बन जो है सभी चीज़ों में पाए जाते, जितने भी तत्व हैं सभी में कार्बन विद्यमान होते हैं। तो सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व क्या होता है? वह है कार्बन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कार्बन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। पाचन तंत्र में ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम जो है इसका प्रमुख क्या है? तो इसका प्रमुख जो कार्य है वह है प्रोटीन को तोड़ना। यानी जो होता है प्रोटीन होता है उसे पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना, किसका काम है? ट्रिप्सिन का। तो आप ध्यान रखिएगा, पाचन तंत्र में ट्रिप्सिन का प्रमुख कार्य क्या है? वह है प्रोटीन को तोड़ना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रोटीन को तोड़ना। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रोटीन को तोड़ना। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो परमाणु जो है उसके लिए जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया, किसके द्वारा दिया गया दोस्त? जे थॉमसन के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जे थॉमसन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, जो इलेक्ट्रॉन है इसका आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन। तो आप ध्यान रखिएगा, परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। चिकित्सकों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्त, चिकित्सकों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यह है नाइट्रस ऑक्साइड। आप ध्यान रखिएगा, जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर लोग, एनेस्थीसिया के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। पहले क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था, परंतु उससे अधिक हानिकारक की संभावना होने लगी। तो इसी कारण से डॉक्टरों ने, जो चिकित्सक हो, उन्होंने अब एनेस्थीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करने लगा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्त, क्रोमेटोग्राफी इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है मिश्रित पदार्थों को अलग करने के लिए। जो मिश्रित पदार्थ होते हैं उसे अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मिश्रित पदार्थों को अलग करने के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है दोस्त? यह है सोना। जो सोना है
ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोना। और सोना का संकेत क्या होता है दोस्त? सोना का संकेत होता है Au, जिसे हम बोलते हैं ओरम। अब ध्यान रखिएगा, सोना का जो संकेत है क्या है? ओरम। Au होता है, जिसे हम ओरम कहते हैं। तो कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आयरन जो लोहा है उसका सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रोट आयरन भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा, पिटा हुआ लोहा। तो आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? रोट आयरन, इंग्लिश में उसे रोट आयरन कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शन में आपको पिटवा लोहा की जगह यदि रोट आयरन दे तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसी का हिंदी है रोट आयरन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रोट आयरन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है? तो दोस्त कॉपर सल्फेट, जैसा कि कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? नीला थोथा बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है? तो ये होता है अम्लीय। ये किस प्रकार के होते हैं? अम्लीय। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है? अम्लीय। बात है अम्लीय, तो अम्लीय का जो पीएच मान होता है वो हमेशा क्या होता है? 7 से कम होता है। अब ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त क्षारीय, जो क्षारीय है इसका पीएच मान क्या होता है? हमेशा 7 से अधिक। और जो उदासीन होता है इसका पीएच मान होता है हमेशा 7। जैसे कि पानी, पानी का पीएच मान क्या है? पूरी तरह से 7 है, क्योंकि ये उदासीन है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? अम्लीय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। कौन से हार्मोन गुर्दे या किडनी समुद्र की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, कौन सा हार्मोन गुर्दे या किडनी की मात्रा को नियंत्रित करता है? यहाँ पर समुद्र नहीं होगा दोस्त, समुद्र नहीं होगा। कौन से हार्मोन गुर्दे या किडनी की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्त? वह है ADH। आप ध्यान रखिएगा, ADH जो हार्मोन है वो गुर्दे या किडनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ADH। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। स्कूबा डाइविंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्कूबा डाइविंग होते हैं इसमें किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो स्कूबा डाइविंग में बोयल का नियम, जो बोयल का नियम है उसी के द्वारा स्कूबा डाइविंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बोयल का नियम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ना तो उष्मा निकलता है और ना ही उसमें उष्मा प्रवेश करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें ना तो उष्मा निकलता है और ना ही उष्मा प्रवेश करता है उसे बोलते हैं एडियाबेटिक। क्या बोलते हैं दोस्त? एडियाबेटिक। तो आप ध्यान रखिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें ना तो उष्मा निकलती है ना ही प्रवेश करती है उसे हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रक्रिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो दोस्त ऊर्जा, जो ऊर्जा है इसकी मात्रक या इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। अब ध्यान रखिएगा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। तो जितने भी मात्रक इकाई हैं उन्हें आप याद कर लें, जैसे कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। दाव का मात्रक पास्कल, शक्ति का वाट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मात्रक हैं उन्हें याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे सवाल जाते हैं। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 22। माचिस की डिब्बी की सतह पर कौन सा तत्व होता है? तो दोस्त जो माचिस है, माचिस की जो हम उपयोग करते हैं अपने घरों में, उसकी डिब्बी की सतह पर जो तत्व होता है वो होता है फास्फोरस। आप ध्यान रखिएगा, माचिस की डिब्बी की सतह पर कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस दोस्त? ये है लाल फास्फोरस। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर जो फास्फोरस होती है वो कौन सी फास्फोरस होती है? तो वो होती है लाल फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फास्फोरस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। समुद्र के पानी का औसत लवणता कितनी होती है? जो समुद्र है उसका पानी का औसत लवणता कितनी होती है दोस्त? वो होती है 3.5%। आप ध्यान रखिएगा, समुद्र के पानी का औसत लवणता कितनी होती है? 3.5%। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। अशुद्धि के कारण किसी पदार्थ का गलनांक बिंदु क्या होता है? तो दोस्त किस अशुद्धि के कारण किसी भी पदार्थ का जो गलनांक बिंदु होता है वो क्या होता है? वो बढ़ता है। आप ध्यान रखिएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी पदार्थ का, यदि उसमें कोई भी अशुद्धि या कोई भी पदार्थ दिया जाए तो उसके कारण क्या होता है? उस पदार्थ का जो गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बढ़ना।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो दोस्त सबसे जो कठोर धातु होती है वो होती है प्लेटिनम। अब ध्यान रखिएगा, सबसे जो कठोर धातु है वो कौन सी है? प्लेटिनम। तो इसका आंसर क्या है? प्लेटिनम। ठीक है दोस्त, परंतु आदि पूछे आपसे कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो वह हीरा। यदि तत्व के बारे में पूछे तो हीरा, परंतु यदि आपसे पूछे धातु तो वह है प्लेटिनम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। जिन जानवरों में कोशिकाओं को दो भ्रूणीय परत में व्यवस्थित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन जानवरों में, जो जानवर होते हैं उसमें जो कोशिका होती है, यदि दो भ्रूणीय परत में विभाजित किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं दोस्त? डिप्लोब्लास्टिक। तो आप ध्यान रखिएगा, जिन जानवरों में कोशिकाओं को दो भ्रूणीय परत में व्यवस्थित किया जाता है उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया, यदि अभी तक आप लोगों ने सेशन शेयर नहीं किया हो तो कृपया फटाफट सेशन को शेयर कर दें, ताकि जो भी फ्रेंड बचे हुए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। BCG का टीका एक शिशु को कब दिया जाना चाहिए? तो जो BCG का टीका होता है एक शिशु को जो दिया जाना चाहिए वो 48 घंटे के भीतर। कोई भी जो शिशु हो उसे यदि BCG का टीका देना हो तो उसे 48 घंटे के भीतर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 48 घंटे के भीतर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। एंथोफोबिया किस चीज़ का डर होता है? तो दोस्त एंथोफोबिया, जिससे एंथोफोबिया होता है वो व्यक्ति फूलों से डरता है। एंथोफोबिया, फोबिया का मतलब ये होता है डर, भय। तो ध्यान रखिएगा, एंथोफोबिया में क्या होता है? एंथोफोबिया में होता है कोई व्यक्ति फूल से डरता है। यदि आप उसके सामने फूल ला दें तो वो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एंथोफोबिया किस चीज़ का डर होता है? ये होता है फूलों का। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रोटीन मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है ये मुख्य रूप से बना होता है अमीनो एसिड का। कितने अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है दोस्त? वह है 20। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन है वो तो अमीनो एसिड से बनता है, परंतु कितने अमीनो एसिड से? वह है 20। तो जितना भी आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन मुख्य रूप से अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। मानव के किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है? तो दोस्त मानव के जिस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है वो कौन सा अंग है दोस्त? वो है अग्नाशय। आप ध्यान रखिएगा, जो अग्नाशय है वहीं से इंसुलिन का स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अग्नाशय। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया, यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही दोस्त, जो हमारा करंट का सेशन चल रहा है उसके साथ भी जुड़ें, क्योंकि करंट से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि करंट का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, दोनों के साथ जुड़ें, क्योंकि इससे आप लाभान्वित होंगे और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप सक्षम हो सकेंगे। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।